नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोरोना संकट काल के समय में अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है। ऐसे में नए स्किल और डिग्री के लिए स्टूडेंट्स अब नामी कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने एक नामी कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस की ट्रेनिंग देने वाले टीचर सुशील मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जो मैनेजमेंट से क्लासेस में एडमिशन दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी का अंजाम कर चुका था। और इसी के साथ ही इसने न सिर्फ फर्जी मेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी दी, बल्कि फर्जी जूम आईडी बनाकर ऑनलाइन कोर्सेज भी दिलवाए हैं। और इसी के साथ ही मुंबई पुलिस ने साइबर सेल ने इस फर्जी वाड़े का खुलासा कर दिया है। मुंबई पुलिस नॉर्थ रीजन साइबर सेल की सहायक पुलिस निरीक्षक अनुराधा पाटिल ने बताया है कि नामी मैनेजमेंट कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन देने के नाम पर यह शख्स लाखों रुपए ऐंठने वाला शख्स उत्तर विभाग साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का नाम सुशील पारसनाथ मिश्रा है, जो कि एक बड़े कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस की ट्रेनिंग देने का काम करता था। इस ठग शिक्षक ने मैनेजमेंट क्लासेस में एडमिशन दिलाने के नाम पर कई छात्रों से ठगी को अंजाम दिया। साथ ही इसने न सिर्फ मैनेजमेंट कॉलेज का फर्जी मेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी दी, बल्कि फर्जी एक जूम आईडी बनाकर भी ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन दिलवाने की बात कही। साथ ही मुंबई पुलिस ने नॉर्थ रीजन ने साइबर सेल की सहायता से इस पुलिस निरीक्षक अनुराधा पाटिल ने इस धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अब तक जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, उसके बीच अब जो है एक नई खबर सामने आई है जो रोड स्पीड से जुड़ी है। देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर अधिकतम स्पीड लिमिटेड जल्दी ही बढ़ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट में संशोधन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही गडकरी ने सड़कों की अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वाहनों की स्पीड लिमिटेड अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वो एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिससे एक निश्चित मार्ग पर स्पीड लिमिटेड में समानता बरकरार रहे। साथ ही कम दूरी के मार्गों में स्पीड लिमिटेड को लेकर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों में बार बार बदलाव न देखने को मिले। गडकरी ने अपने एक बयान में कहा है और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में कारों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिनियम गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं एक्सप्रेस वे पर यह स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के पास अपने क्षेत्र में आने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर गति सीमा तय करने का अधिकार है। ऐसे में यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से स्पीड लिमिट में बदलाव देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही शहरों में एक तय मार्ग पर अलग अलग स्पीड लिमिट से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं मार्गों पर स्पीड लिमिट के दिशा निर्देश वाले साइन बोर्ड भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, जिसकी वजह से ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार सड़कों पर स्पीड लिमिट को अच्छी तरह से परिभाषित और अधिसूचित किया जाना चाहिए, और इससे लोगों की दिक्कतें भी कम होंगी और साथ ही एक्सीडेंट की घटनाओं में भी कमी देखने को मिलेगी। तो तजाकिस्तान के दुशांबे में आज शाम को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच अहम मुलाकात होने वाली है। बता दें कि एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शरीक होने के लिए पहुंचे दोनों नेताओं की ये मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब बीते 14 महीनों से जारी सीमा तनाव को सुलझाने की माथापच्ची जारी है। माना यह भी जा रहा है कि यह मुलाकात एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद शाम के वक्त होनी है, और इससे पहले ही दोनों नेता एससीओ बैठक के दौरान एक साथ होंगे। तो वहीं इसके साथ ही अफगानिस्तान पर बने एससीओ संपर्क समूह की मीटिंग में भी भाग लेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि दुशांबे में होने वाली भारत चीन विदेश मंत्रियों की इस बैठक से निकलने वाला संदेश दोनों मुल्कों के बीच प्रस्तावित 13वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर बातचीत की दिशा और नतीजे भी प्रभावित करेगा। महत्वपूर्ण यह है कि लद्दाख के इलाके में
बीते साल मई से जारी सीमा तनाव के बीच ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने बैठकर मुलाकात करेंगे। और इससे पहले एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात मॉस्को में एससीओ बैठक के हाशिए पर हुई थी। हालांकि इस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के बीच फोन संपर्क होते रहे। ऐसे में गत 30 अप्रैल और उसके पहले जयशंकर और वांग यी के बीच हुए टेलीफोन संपर्क में भारत ने ये साफ कर दिया था कि संबंधों की बेहतरी के लिए जरूरी है कि चीन सीमाओं पर सैन्य जमावड़ा घटाया जाए और तनाव को कम किया जाए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके अन्य मुद्दों के साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के मसले को भी उठाने की संभावना है। बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। केंद्र ने इच्छा व्यक्त की है कि राज्य के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दों को 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सुलझा लिया जाए। मेघालय ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शाह ने यहां के निकट उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मुख्यालय में एक बैठक भी वो करेंगे। और इसी बीच गृह मंत्री राज्य में कुछ परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर में कई ऐसे मुद्दे हैं। मणिपुर और त्रिपुरा में आम चुनाव होने हैं और इस क्षेत्र में कोविड-19 मामले भी काफी अधिक हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। ऐसे में जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14% आरक्षण ही दिया जा सकेगा। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर डॉक्टर्स की नियुक्ति जरूरी है और इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो मेरिट लिस्ट के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से ये लिस्ट बना सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ताओं समेत राज्य सरकार से लिखित में अपनी बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है। साथ ही मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मानसून के आने की खबर दी थी। बता दें कि आधिकारिक ऐलान किया गया था और मानसून आने के बाद अब दिल्ली एनसीआर के मौसम में आज करवट बदल ली है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज बारिश हुई, तो वहीं नोएडा में घने काले बादल भी छाए रहे और इसी के साथ ही नोएडा में भी भरपूर बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं दिन में अंधेरा छा गया है। कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई, तो वहीं पिछले 19 सालों में मानसून इस बार 2 हफ्ते की अधिक देरी से दिल्ली पहुंचा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। साथ ही आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता था, लेकिन 8 जुलाई तक भी पूरे देश में ये मानसून छा जाता था, लेकिन इस बार मानसून दिल्ली के सबसे अंत में आया है। ऐसे में आईएमडी के मुताबिक बीते 62 सालों में दिल्ली में मानसून की पहली बारिश कम से कम 33 बार जुलाई के महीने में ही हुई है। ऐसे में बाकी के समय में मानसून जून में ही आ गया था और इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून 16 दिन बाद दिल्ली पहुंच गया है। साथ ही 19 सालों में सबसे देरी से मानसून इस साल दिल्ली में आया है। इसी बीच रुक करें अगली खबर की ओर, जहां भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा है कि अभी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
ऐसे में भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट के विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को ट्वीट किया और कहा कि मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में जो है पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा, विकास और सुशासन के लिए अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जारी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वो भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने आरोप लगाया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा लोगों को ये बताना चाहती है कि मुस्लिम तबका तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे रोको। सरकार कोरोना वायरस महामारी में लोगों की जान बचाने में विफल साबित हुई, इसीलिए भी ऐसी बातें कर रही है। वहीं बनिहाल से बारामुल्ला के बीच रेल सेवाओं की शुरुआत पूरी तरह से कर दी गई है। अब रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक ये रेल सेवा चालू रहेगी। सेवाएं शुरू होने से अब आम लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही खासतौर पर नौकरी पेशे वाले लोग इस फैसले का महत्वपूर्ण लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये सेवा स्थगित कर दी गई थी और लोगों की मांग को देखते हुए प्रशासन ने दोबारा रेल सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही निलंबन के बाद से सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं और अब 2 जोड़ों की जो ट्रेनें हैं वो केवल सीमित तौर पर बनिहाल से बड़गाम के बीच चली थी और इसी बीच अब बनिहाल से बारामुल्ला से सेवाओं का विस्तार करने के अलावा इन अतिरिक्त ट्रेनों को आज से 3:10 पर बारामुल्ला से रवाना किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि बनिहाल से शुरू होने वाली मौजूदा सेवाओं को बारामुल्ला तक बढ़ाने के साथ ही एक अतिरिक्त ट्रेन सेवा बारामुल्ला से 3:10 पर शुरू होगी, जो कि 4:15 पर बड़गाम का मार्ग लेगी। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही 23 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि कुल संख्या इन नए मामलों के बाद अब 7,91,583 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,508 पहुंच गई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के 52 जिलों में केवल 9 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जबकि बाकी के 43 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में 11, इंदौर में 4, सागर में 2, ग्वालियर, जबलपुर, निवाड़ी, राजगढ़, सीहोर और सिवनी में एक कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। इसी बीच अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रदेश में कुल 7,91,583 संक्रमित में से अब तक 7,80,796 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि 287 मरीज ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक खबर सामने आई है, जहां जिले में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। बता दें, तीनों ही युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से अपने गांव जा रहे थे कि तभी अचानक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों युवक एक ही परिवार के रहने वाले थे और वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है कि जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई इस सड़क दुर्घटना में बोरसी गांव निवासी धनंजय चंद्रा और उसके चचेरे भाई विकेश चंद्रा और साथ ही मीनू चंद्रा की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस के मुताबिक सोमवार को शाम को ही बोरसी गांव निवासी तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से बर्रा गांव जा रहे थे और उन्होंने बताया कि जब तीनों देर शाम अपने गांव वापस नहीं लौटे तो तब परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके बाद तलाश करने पर ये पता चला है कि तीनों युवकों की मौत हो गई है। बता दें कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी
ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा है कि मोदी सरकार में केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास ही आवाज उठाने की हिम्मत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गडकरी के बयान को लेकर चिदंबरम ने यह टिप्पणी की है कि चिदंबरम ने कहा कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। साथ ही दरअसल आपको बता दें कि गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में आए गुस्से की बात को स्वीकार कर लिया था। खबरों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने सोमवार को नागपुर में देश के पहले वाणिज्य तरल प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान कहा गया है कि एलएनजी, सीएनजी और इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की बढ़ती कीमत से राहत मिल सकेगी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पी चिदंबरम ने कहा है कि देश में हर व्यक्ति जानता है कि इस सरकार में सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही लिए जाते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि कौन वित्त मंत्री है, कौन नहीं है। प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री है, खेल मंत्री भी प्रधानमंत्री ही हैं। और वहीं सब कुछ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। उन्होंने आगे ये कहा कि मेरा मानना है कि सिर्फ गडकरी में ही साहस है कि वो समय समय पर अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वो भी खामोश हो गए हैं। उन्हें अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, उन्हें कैबिनेट में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली समेत देश के मेट्रो शहरों समेत कई और शहरों पर हमला करने की साजिश गढ़ रहा है। आतंकियों को मानव बम बनाकर या फिर टारगेट किलिंग के जरिए वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। देश की खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस तरह से इनपुट सामने आए हैं और इस तरह के इनपुट के बाद अब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की आतंकी निरोधी स्पेशल सेल ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि लाहौर के जौहर हाउस में राजस्व बोर्ड हाउसिंग सोसाइटी में देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आवास के बाहर 23 जून को बम धमाका हुआ था और इस धमाके से भारत का कोई लेना देना नहीं था, मगर आईएसआई और हाफिज सईद इस धमाके का बहाना बनाकर आतंकी हमला करवा सकते हैं। ऐसे में आईएसआई आतंकियों को मानव बम या फिर टारगेट किलिंग करवा सकती है। और इसी के साथ ही इनपुट्स ये भी सामने आए कि देश की महत्वपूर्ण इमारत या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। इसी बीच भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छोटे छोटे बम धमाके करवाए जा सकते हैं। साथ ही देश के मेट्रो शहरों में ड्रोन के जरिए भी हमला कराए जाने की आशंका है। ये भी इनपुट्स मिले हैं कि आईएसआई ने इसके लिए एक रणनीति तैयार कर ली है और देश में स्लीपर सेल और गैंगस्टर का आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू में ड्रोन हमला और लखनऊ यूपी से पकड़े गए आतंकियों को हाफिज सईद के आवास पर हुए बम धमाके के बदले के रूप में ही देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस आतंकी वारदातों को रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है और समय समय पर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। और इसी बीच कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली के 3 बाजारों को बंद कर दिया गया है। इसमें सीलमपुर मार्केट, रानी बाग मार्केट और सुल्तानपुरी सब्जी मंडी शामिल है। संबंधित जिला प्रशासन ने इस बाजारों को बंद कर दिया है और प्रशासन ने पुलिस को सख्ती के साथ उनके आदेश का पालन कराने के लिए कहा है। इसी के साथ ही आदेश न मानने वाले दुकान दारों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। और इसी बीच प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त हिदायत दी जाए। ऐसे में मार्केट एसोसिएशन और विक्रेता आम जनता से कोविड के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करा पाई और न ही भीड़ को नियंत्रण कर पाई है, जिसकी वजह से बाजारों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच तेजी के साथ उमड़ी भीड़ कोरोना संक्रमण का कारण बन सकती है, इसीलिए प्रशासन को आगे बढ़कर कड़ाई के साथ बाजार बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है।
और इसी बीच अब दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मना करने के बावजूद अगर कोई दुकान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ ही जरूरी सामानों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति अभी भी रहेगी। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक दुल्हन को चलती कार पर बोनट पर बैठकर वीडियो शूट करना बहुत महंगा पड़ गया है। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ दर्ज कर लिया है केस और इस दौरान दरअसल आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दुल्हन गाड़ी के बोनट पर बैठी है और एक व्यक्ति उसका एक वीडियो शूट कर रहा है। दरअसल दुल्हन पर कोरोना नियमों का पालन न करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक बिना मास्क के 23 साल की इस दुल्हन और उसके रिश्तेदारों ने ये वीडियो शूट किया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने के अलावा ओवर स्पीडिंग का मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक रिश्तेदार जो कि कार चला रहा है तो वहीं एक व्यक्ति चलती बाइक पर वीडियो शूट कर रहा था, जब कार में दूसरे लोग भी बैठे हुए थे और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर केस दर्ज कर लिया है। दुल्हन का वीडियो शूट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है तो वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन एक चलती कार के बोनट पर बैठी है, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति उसका वीडियो शूट कर रहा है। पुलिस ने कहा कि दुल्हन और उसके रिश्तेदारों के इन्हें ना तो कोरोना सहित ट्रैफिक के भी कई नियमों को इन्होंने तोड़ा है और साथ ही खुद की जान को भी खतरे में डाला और दूसरों की जान को भी जोखिम में डाला गया है और इसीलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।